चलिए, सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 2 ऑन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आपकी लास्ट क्लास कौन सी डेट को थी बेटा? 20 दिसंबर। ठीक है, सो थोड़ा सा टाइम हो गया है, तो कोई भी स्टूडेंट मुझे ये बताओ लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? रिवाइज करके नहीं आया ना? होमवर्क कोई भी नहीं करके आता, बहुत गलत बात है। यस मंताशा, बोलो बेटा। Ma'am, first and second law of motion, inertia, and like effects of force, and momentum as well. ओके ग्रेट। तो सबसे पहले आपने ये देखा कि कॉज ऑफ मोशन क्या है? कॉज ऑफ मोशन क्या था? Change in shape, motion. ठीक है, स्टेट चेंज होना, रेस्ट से मोशन में आना, मोशन से रेस्ट में जाना, ये जो आपके पास कॉज है वो क्या है? फोर्स है। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जिसमें हमने दो टाइप्स पढ़े, कौन से थे? बैलेंस्ड, Balanced and unbalanced. यस, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। इनमें कोई मुझे डिफरेंस बताएगा विद एग्जांपल? यस अलीशा बेटा। मैम, अगर हम जैसे एक बॉक्स है और इससे दो साइड से इसे दो लोग पुश कर रहे हैं, एक इंसान 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और दूसरा वाला 5 न्यूटन का लगा रहा है, तो इससे मैम अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा, क्योंकि एक इधर ज्यादा लगा रहा है और एक कम लगा रहा है, तो बॉक्स मूव कर जाएगा, राइट? यस मैम। यस, तो ये अनबैलेंस्ड हो गया। बैलेंस्ड का एग्जांपल बताओ। मैम, दोनों जब इक्वल फोर्स लगाए तब बैलेंस्ड फोर्स। यस, एक ही बॉडी पे अगर आप इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगा रहे हैं तो वो बैलेंस्ड फोर्सेस हो गए, तो बॉडी की स्टेट नहीं चेंज होगी, जैसे रखा है वो वैसे ही रखा रहेगा। अगर अनबैलेंस्ड फोर्सेस हो जाते हैं सेम बॉडी के ऊपर, तो अनबैलेंस्ड फोर्स जिधर बनता है, जैसे एक तरफ 10 है एक तरफ 6 है, तो 10 न्यूटन की तरफ वो मूव कर जाएगा। क्लियर है सबको? अच्छा, इसके बाद हमने पढ़े इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। एग्जाम्पल टग ऑफ वॉर भी हो सकता है। यस, बिल्कुल हो सकता है। इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस बताइए। Change in state of Change in shape. change in ओके, shape. सबसे पहले रेस्ट से मोशन में लेके आना। And motion to rest. यस, मोशन से रेस्ट में जाना। और बताइए, शेप का बोला एक बच्चे ने, यस, चेंज इन शेप। और बताइए, चेंज इन पोजीशन, Speed and direction. And speed. चेंज इन स्पीड एंड चेंज इन डायरेक्शन। तो ये कुछ इफेक्ट्स थे जो फोर्स के इफेक्ट्स हैं। ठीक है, एक फोर्स लगाया आपने रुकी हुई बॉडी पे, वो चलने लग जाएगी। चलती हुई बॉडी पे आपने एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, वो रुक जाएगी। ठीक है, आप मान लीजिए कोई भी क्ले लेते हैं, उस पर आप फोर्स लगा रहे हैं, उसकी शेप चेंज हो रही है। ठीक है, स्पीड चेंज हो रही है। एक फोर्स आप लगातार लगाते जा रहे हो, तो पहले अगर उसकी 5 मीटर पर सेकंड थी, देन 10, देन 15, ऐसे चेंज होती जा रही है। डायरेक्शन चेंज का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कोई देगा मुझे? फोर्स कैसे हेल्प करता है चेंज इन डायरेक्शन? जैसे सर्कुलर मोशन है, कोई भी चीज अगर आप घुमा रहे हैं तो आप वहां पर एक फोर्स लगाते हैं टू चेंज इट्स डायरेक्शन। ठीक है, यस मैम, हैंडल क्रिकेट में भी बैट से जब बॉल टच होती है तो बॉल दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है। यस, ये वाला भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। Picking up तो मान लीजिए football. बॉल आ रही थी, बैट से आपने उस पर फोर्स लगाया, तो उसका डायरेक्शन कहाँ गया? बाहर। मैम द डायरेक्शन ऑफ Football. बैडमिंटन का क्यों नहीं है? यस, तो आप बहुत सारे ऐसे एग्जांपल सोच सकते हो। इसके बाद बताइए हम लोगों ने क्या किया था? मैम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया। First law सबसे पहले हमने डिस्कस Inertia. किया इनर्शिया क्या होता है? नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट Natural tendency ऑफ व्हाट? नेचुरल टेंडेंसी किस चीज Of a body to resist of change. body. object to stay at rest or to keep moving with same velocity is called inertia. यस, तो कोई भी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट पे रहना चाहता है, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। ठीक है, ये क्या है? नेचुरल टेंडेंसी है, इनर्शिया। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा थोड़ा सा मोमेंटम के बारे में भी। मोमेंटम हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और दैट इज इक्वल टू मास इनटू में वेलोसिटी। Velocity. फिर हम लोगों ने लॉज में दो लॉज डिस्कस कर लिए थे, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या होता है आपके पास? The body will If a body is in a
state of rest, it will remain so, and if the अगर वो मोशन में है, तो वो मोशन में रहना पसंद करेगी, अगर वो रेस्ट पे तो रेस्ट में, अगर उस पे लॉ कोई ऑफ इनर्शिया। फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। यस, जब तक कि कोई एक्सटर्नल आपके पास अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है तब तक आपके पास बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट में रहेगी, और अगर मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन चलती रहेगी। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया, यस एक स्टूडेंट ने बोला इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड लॉ क्या होता है? हाँ जी बताइए सेकंड लॉ बेटा। Ma'am, rate of change of momentum of an object is proportional to applied unbalanced force in the direction of force. यस, एफ अप्लाइड जो है आपके पास अनबैलेंस्ड फोर्स जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, हम उसको कैसे लिखते हैं? वैसे हम आप 11th में जाएंगे तो हम उसको डेल्टा पी बाय डेल्टा टी कर देते हैं या डीपी बाय डीटी कर देते हैं। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ऊपर आता है चेंज इन मोमेंटम, नीचे आता है कितना टाइम लगा है उसको चेंज होने में। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. फिर हम लोगों ने एक फॉर्मूला सिंपल फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सेलरेशन डिराइव भी कर दिया था यूजिंग दिस लॉ। F is equal to into A. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हो? v माइनस यू बाय में अपॉन टी। Upon में T. ठीक है, ये सब हमने डिस्कस किया था, इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए थे। अब आपका एक छोटा सा असेसमेंट लेते हैं, आ जाओ। A truck of mass m is moved under a force F. If the truck is then loaded with an object of mass equal to the mass of the truck and the driving force is halved, then the acceleration becomes ABCD. Comment कीजिए। Yes, Mantasha. Ma'am, option C 1/4. 1/4। ओके, सभी बच्चे एक बार ट्राई करेंगे, 1 मिनट है आपके पास। हमारे पास 2 आंसर आए हैं सी और एक आंसर आया है ए। सी, ओके, विनय बोल रहे हैं ए, नाहिद क्या लग रहा है बेटा? अच्छा सी, ओके। सो कुछ बच्चों का ए आ रहा है, लेट अस चेक कि आप लोगों का ए क्यों आ रहा है। देखिए, अ ट्रक ऑफ मास एम इज मूव्ड अंडर अ फोर्स एफ। ठीक है, एंड इफ ट्रक इज देन लोडेड विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास इक्वल टू द मास ऑफ द ट्रक, ठीक है, एंड द ड्राइविंग फोर्स इज हाफ। तो पहला केस था कि फोर्स मान लीजिए एफ है, मास ट्रक का एम है, सपोज उसका एक्सेलरेशन रहता a1। ठीक है, सेकंड केस में वो क्या बोल रहा है कि ट्रक के ऊपर ट्रक जितना ही आपने मास का एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो टोटल मास कितना हो गया 2m। एक्सेलरेशन हमको नहीं पता, हम a2 मान लेते हैं, और फोर्स बोल रहे हैं कि हाफ कर दिया है। ठीक है, सो हमें एक्सेलरेशंस के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो। यहीं पर आप डिवाइड करेंगे, फोर्स से फोर्स कैंसिल। अब डिनोमिनेटर में आपके पास फ्रैक्शन है, आप ऊपर ले जाएंगे इसको, 2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू मास से मास कैंसिल, ये आएगा आपके पास a1 बाय में 2a2। हमें क्या निकालना है? a2 निकालना है। सेकंड केस में आपको बताना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, तो a2 को आप इधर ले जाइए, a2 इक्वल्स टू a1 बाय 4। किसी को कोई भी डाउट? No. 1/4। तो बाद में एक्सेलरेशन कितना हो रहा है? 1/4। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। A bullet of 10 grams strikes a sandbag at a speed of 1000 meter per second and gets embedded after traveling 5 centimeter। कोई एक सैंड बैग है, उसमें एक 10 ग्राम की बुलेट जो है स्ट्राइक करती है विद स्पीड 1000 मीटर पर सेकेंड, और उसमें 5 सेंटीमीटर ट्रेवल करके रुक जाती है। कैलकुलेट द रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड ऑन द बुलेट एंड द टाइम टेकन बाय द बुलेट टू कम टू रेस्ट। 2 सवाल है, पहला आपको एक फोर्स निकालना है कि कितना फोर्स बुलेट के ऊपर लग रहा है। रेजिस्टिव फोर्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब वो उसके अंदर एंटर करेगा तो जो सैंड है वो उसको रेजिस्ट करेगा, तभी वो जाके कहीं रुकेगी। एंड द टाइम टेकन बाय द बुलेट टू कम टू रेस्ट, कितना टाइम में वो रेस्ट पे आ जाएगी। ये आपका 2 क्वेश्चन है, तो आप 2 मिनट लीजिए एक बार और अपने आंसर कमेंट कीजिए बेटा।
F इक्वल्स टू माइनस कितने कितने जीरो है, जीरो बता दो। 5 5 यस मैम 5 है। ओके, सेकेंड पार्ट निकालिए बेटा। टेन टू द पावर -4, यस, गुड। अच्छा, माइनस साइन क्यों आया है अफरोज एंड मंताशा? माइक ऑन करो। नेगेटिव साइन क्यों आया है? Because it's a resistive force. ओके, अवंतिका का भी आया है -10 टू द पावर, जीरो काउंट करने पड़ रहे मेरे को, 5। अच्छा आ जाओ, चलो सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले एक सुंदर सी बुलेट बनाते हैं, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी है, इसको मैं यू से लिख रही हूँ स्पीड को, 1000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये आपके पास एक सैंड बैग में एंटर करेगी, 5 सेंटीमीटर चलेगी और फिर रुक जाएगी, तो फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। 0। उसका आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। देखिए एक्सेलरेशन आपको चाहिए है क्योंकि आपको निकालना है फोर्स। फोर्स यहाँ पर क्या रहेगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास तो आपको बुलेट का दे रखा है, फिर आप उसको अगर एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास फोर्स आ जाएगा जो बुलेट पे लग रहा है। तो यहां से आप देखेंगे मास तो ठीक है 10 ग्राम है, और बाकी यूनिट्स अगर आप चेक करें तो हम एक ही सिस्टम में रखेंगे, तो एसआई में रखते हैं। तो मास आपके पास कितना आएगा? 10 बाय में 1000 kg इंटू एक्सेलरेशन चाहिए। तो बुलेट का इनिशियल आपको वेलोसिटी पता है, फाइनल पता है, ठीक है। तो आप इक्वेशन यूज करते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ये कर सकते हैं। यस मैम। अच्छा, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना है आपके पास? 1000 है, प्लस में एक्सेलरेशन नहीं पता, टाइम भी तो नहीं पता, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब उस बुलेट ने बैग के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो तो मुझे पता है ना, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। और फाइनली उसमें जाके फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी जब वो एंटर कर रही है तो 1000 मीटर पर सेकेंड है, तो वहां से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, माइनस ये माइनस साइन एज इट इज आया, u का स्क्वायर यानी 10, ये कितना 1000 यानी 10 की पावर 3 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा? 10 की पावर 6। दिस इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन हमको निकालना है, डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर, इसको भी हम लोग एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे, 5 बाय में 100, ठीक है। तो यहां से आप देखो 5 इंटू 2 10, एक जीरो आएगा, वो एक जीरो ये 10 से कट जाएगा, एक जीरो बचेगा जो इस 6 में जाके ऐड हो जाएगा। तो यहां से आपके पास एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? माइनस में 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हम रख देते हैं माइनस 10 टू द पावर 7। तो एक जीरो से तो ये जीरो कैंसिल हो रहा है, ये आपके पास आएगा माइनस 10 टू द पावर 7 माइनस ये जो पावर्स हैं 100 को आप क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2, ये 10 की पावर 2 ऊपर है 10 की पावर 7, ये पावर जब ऊपर जाती है तो माइनस हो जाती है, 7 माइनस में 2। या फिर आप इसको ओपन करके भी 2 जीरो काट सकते हैं, सीधा सीधा है 7 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा? माइनस 10 टू द पावर 5 न्यूटन, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास आंसर आ गए। सेकंड पे आ जाइए, टाइम टेकन बाय द बुलेट टू कम टू रेस्ट। अभी देखिए हमने कहानी यहां से शुरू की थी, ठीक है। यहां पर एक्सेलरेशन तो अब आपके पास आ चुका है सेकंड इक्वेशन यूज करके, इसको इसमें पुट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा? टाइम टेकन बाय बुलेट टू कम टू रेस्ट, यानी 0 इक्वल्स टू 1000 प्लस में माइनस 10 टू द पावर 7 इंटू टाइम,
तो ये जो आपका 1000 है, ये जब 0 की तरफ जाएगा यानी लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो -1000 हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू -10⁻7 इंटू टी. माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से आपके पास टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10⁻⁻4 सेकेंड. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट पे चलते हैं. A force of 5 Newton produces an acceleration of 8 meter per second square on mass m1 and an acceleration of 24 meter per second square on mass m2. What acceleration would the same force provide if both the masses are tied together? So इसका आंसर आप कमेंट में नहीं देंगे, पोल पे देंगे बेटा. एक आंसर हमारे पास आया 24, एक आया 6. सभी बच्चे वोट करेंगे. एक छोटा सा हिंट मैं आपको दे देती हूँ. m1 निकाल लीजिए, m2 निकाल लीजिए. ठीक है, आपको क्या करना है, दोनों मासेस को टाई करना है. तो टोटल मास कितना हो जाएगा, m1 प्लस में m2. ठीक है, जो भी आपने m1 m2 निकाला यहाँ पर पुट कीजिए और फिर इक्वेशन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाइए. मैम डन. डन. यस मैम. ओके, 6 ही वोट्स आए हैं. क्लास में तो 20 के आसपास स्टूडेंट्स हैं. सभी बच्चे प्लीज वोट कीजिए. पोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा. पोल से हमें हेल्प मिलती है टू नो कि आप में से कितने स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. ये डेटा होता है, ये आपका हमारा मतलब ये डेटा हमारे साथ हमेशा रहता है. फिर एक स्टूडेंट का आया है 5 स्टूडेंट्स का आया है 24 एंड 3 स्टूडेंट्स का आया है 6. मैम आंसर 6 करेक्ट है ना? पता नहीं, अभी सबको निकालने दो. मंताशा हंस रही है. मैम मेरा तो 6 आया है. मंताशा का भी 6 ही आया होगा ना. और किसका 6 आया है, मोहम्मद. आगे क्या है, मोहम्मद रक्षण चगताई, बहुत लंबा नाम है. अफरोज. ओके, कमान सभी बच्चे वोट कीजिए बेटा. अच्छा देखो, चलो 1 मिनट और लो. जिसने भी अभी आंसर नहीं किया है आंसर कीजिए. दिस इज योर हाफ नेम. फुल नेम पूछना पड़ेगा. व्हाट इज योर फुल नेम, राइट डाउन योर फुल नेम. अब इसमें से सब ना तुमको फिर एक एक नाम पिक करेंगे. कोई मोहम्मद से बोलेगा, कोई रक्षण से बोलेगा, है ना. या फिर एक वो होता है ना, शॉर्ट टर्म में चलता है आजकल, जैसे टेक केयर का टीसी कर देते हैं. चैट में हम ऐसे लिखते हैं ना, तो इसका हमें शॉर्ट फॉर्म बनाना पड़ेगा. MRFKC. अच्छा आ जाओ. देखो देखो, सबसे पहले आपको डेटा क्या गिवन है. फोर्स ऑफ 5 न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन मास m1. अगर मैं इसके ऊपर 5 न्यूटन लगाती हूँ तो इतना एक्सेलरेशन आता है. सो 5 न्यूटन इज इक्वल टू इट्स मास m1 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 8. यहाँ से आपके पास m1 आ गया 5/8. सिमिलरली आप सेकेंड मास की बात करें, अगर इस पे आप 5 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो आपके पास 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन बनता है. तो यहाँ पर आपके पास 5, दिस इज इक्वल टू m2 इंटू में 24. यहाँ से m2 आपके पास कितना आ जाएगा, 5/24.
नाउ अब सेम फोर्स लगाना है बट दोनों को टाई करके, तो दोनों अगर आप टाई कर देते तो मास टोटल कितना हो जाएगा, m1 प्लस में m2, यानी 5/8 6 प्लस में kg. 5/24. Yes, that is equal to mass into acceleration. सॉरी, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो मास आपके पास ये हो गया, एक्सेलरेशन हमको निकालना है और फोर्स तो सेम लगाया गया है 5. तो 5 5 5 ये सारा कैंसिल हो गया. आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 24 एलसीएम आएगा. आप एक्सेलरेशन आपका आंसर कितना आता है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जिसका भी आंसर सी था, वेरी गुड, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर आएगा. चलिए अब हम आगे चलते हैं बेटा. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हैंड रेज कीजिए किस किस को पता है. ओके कोई अलीशा बताएंगे. Every reaction has its equal and opposite reaction. Sorry, अच्छा, every action has its. सपोज मेरी दोस्त से लड़ाई हो गई है और मैंने उसको एक चाटा लगाया, उसने मुझे पलट के एक चाटा लगाया, तो क्या ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं है. कुछ कंडीशंस होती है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए. अब देखिए यहाँ पर कैसे होएगा. मैम जैसे आपने उनको चार्टर लगाया है ना, फिर तो They act on two different bodies as well. लगेगी ना चार्टर से एब रिएक्शन ही. ओके चलो देखो फिर मैम बताना. अगर आपने उसको चाटा लगाया तो आपने एक्शन किया और आपके हाथ में भी चोट लगी उसको मारने से, तो वो Yes, reaction ma'am. है. Yes, यहाँ पर ma'am. लगा है न्यूटन थर्ड लॉ, जो मैंने हाथ से उसको थप्पड़ लगाया, ठीक है, बहुत तगड़ी लड़ाई हो गई थी हमारी, मैंने उसको मारा जोर से, तो मैंने लगाया फोर्स उसके गाल पे, उसके गाल ने पलट के मेरे हाथ पे फोर्स लगाया. यहाँ लग रहा है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, सिमिलरली जब उसने मुझे चाटा लगाया तो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट लगा. सो यहाँ पर देखिए न्यूटन थर्ड लॉ क्या है. थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर, the second object instantaneously exert a force back on the first. उसी समय पर होता है, ऐसे नहीं है कि बीच में बहुत टाइम चला गया और फिर आपको रिएक्शन मिल रहा है, सेम टाइम पे. ठीक है, the two forces are equal in magnitude but opposite in direction. अब जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है रॉकेट का. रॉकेट जब ऊपर जाता है, कैसे जाता है, न्यूटन थर्ड लॉ उसको हेल्प कर रहा होता है. जैसे ही वहां पर गैसेस बर्न होती है, फ्यूल बर्न होता है, तो आपके पास क्या होता है, रॉकेट एक्सर्ट डाउनवर्ड फोर्स ऑन द गैसेस. ठीक है, एंड गैसेस इन टर्न एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स व्हिच विल प्रोपेल द रॉकेट इनटू द स्पेस. तो वहां पर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हेल्प कर रहा होता है. अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं, एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि ये एक स्टूडेंट है, ठीक है, और ये इस पे जंप कर रहा है, ट्रैम्पोलिन पे जंप कर रहा है. तो क्या कर रहा है, वो अप्लाई कर रहा है फोर्स ऑन ट्रैम्पोलिन, और ट्रैम्पोलिन स्टूडेंट की फीट पे एक फोर्स लगा रहा है. ठीक है, नाउ द ट्रैम्पोलिन विल एक्सर्ट एन इक्वल फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन. तो यहाँ पर क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. यस, गन रिकॉइल का कॉन्सेप्ट है अफरोज, बिल्कुल सही. ठीक है, रोइंग ऑफ बॉट है. तो ये ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है जहां आप ये देख सकते हैं. अब देखिए, व्हाट डज न्यूटन वांट टू से इन दिस थर्ड लॉ. कुछ इंपॉर्टेंट बातें. इंटरेक्शन हो रहा है दो बॉडीज के बीच में. जब आप उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर पढ़ोगे ना, तो जो सरफेसेस इन कांटेक्ट जहां है, जहां पर भी ये फोर्सेस एक दूसरे पे लग रहे हैं, एक दूसरे बॉडी पे लग रहे हैं, तो वहां पर इंटरेक्शन हो रहा है दो बॉडीज के एटम्स के बीच में. ठीक है, ये आप डिटेल में पढ़ेंगे जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे. अब देखिए, फोर्स इज नेवर आइसोलेटेड बट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स. यहां से एक बात समझ में आती है कि फोर्स आइसोलेटेड, कोई सिंगल फोर्स नहीं होता नेचर में, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, फिर थर्ड हमारे पास आता है, इफ द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट दे शुड कैंसिल ईच अदर. अगर आपके पास इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं तो कैंसिल करना चाहिए. क्या लग रहा है आपको, कैंसिल हो जाएंगे? बताइए. Ma'am, it depends on mass. नो, अलग अलग बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है ना. एक ही सिंगल बॉडी पे होता इक्वल एंड अपोजिट तो कैंसिल हो जाता. ठीक है, यहाँ पर अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं तो आपके पास कैंसिल नहीं होते. फोर्सेस दो दे आर इक्वल एंड अपोजिट, दे नेवर कैंसिल ईच अदर बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज. ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी देख लेते हैं, बहुत इजी सा है आपके पास ये कॉन्सेप्ट भी. देखिए, आपके पास सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन प्रोवाइडेड देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन देम. जैसे कि अभी अफरोज ने एग्जांपल दिया था, गन रिकॉइल.
ठीक है, तो गन के केस में कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे लग रहा है? अच्छा, मान लीजिए आपने गन से जो है फायर कर दिया, वहां पे बताओ कि कोई अनबैलेंस्ड फोर्स है या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उस सिस्टम के ऊपर। हमेशा सिस्टम की बात करो। अब यहाँ पर सिस्टम क्या है? गन प्लस बुलेट। क्या यहाँ पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है? No, ma'am. नहीं No, है। ma'am. ने बुलेट पे लगाया, बुलेट ने पलट के गन पे लगाया, ठीक है, सिस्टम के ऊपर कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ओके, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। अभी देखिए इसका और हम एग्जांपल लेते हैं। जो आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं वो ऐसे ही दो बॉडीज कोलाइड कर रही हैं और इस तरीके के न्यूमेरिकल्स रहते हैं। तो मान लीजिए दो आपके पास बॉडीज है ए एंड बी ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ए एंड बी कोलाइड, ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट करेगा फोर्स ऑन बी जिसको हम एफ ए बी लिख रहे हैं, एंड ऑब्जेक्ट बी एक्सर्ट करेगा फोर्स ऑन ए जिसको हम एफ बी ए लिख रहे हैं। सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स कुछ भी नहीं बचता है, एक दूसरे पे वो लगा रहे हैं। अगर आप सिस्टम के लिए निकालेंगे ना तो यहाँ पर नेट 0 बन रहा है ए बी को, दोनों को जब आप कंसिडर करके चल रहे हैं। अब देखिए दोनों जब वो टकराएंगे तो बाद में इन दोनों की अलग अलग वेलोसिटीज हो जाएंगी। पहले मान लीजिए ए की वेलोसिटी जो है, मासेस ले लीजिए, पहले आपके पास मास जो है ए का वो एम ए है, बी का आपके पास एम बी है। इनिशियल वेलोसिटी जो है ए की वो यू ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं, बी की यू बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए कोलिजन कब होगा? जब पीछे वाले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ज्यादा होगा, तभी तो वो टक्कर मारेगा ना जाके आगे। तो कंडीशन क्या है? यू इज ग्रेटर देन यू बी। अब जब वो कोलाइड कर जाएंगी तो ए की मान लीजिए वी ए हो जाएगी और बी की कितनी हो जाएगी? वी बी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आया कैसे? देखिए मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए कितना हो जाएगा? बिफोर कोलिजन उसका मास इंटू में उसकी वेलोसिटी एम ए यू ए। मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी कितना हो जाएगा? एम बी यू बी। आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ऑफ ए कितना हो जाएगा? एम ए वी ए। आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ऑफ बी कितना हो गया? एम बी वी बी। अब ड्यूरिंग कोलिजन क्या हो रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए, अभी देखिए क्या हो रहा था जब वो टकरा रहे हैं, ए बी पे फोर्स लगा रहा है, बी ए पे लगा रहा है, और फोर्स आपने सेकंड लॉ से सीखा क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए निकालते हैं। वो आपके पास क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम बाय में टाइम। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए एम ए वी ए माइनस में एम ए यू, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करोगे ना, तो आपके पास आफ्टर कोलिजन तो ये है और बिफोर कोलिजन आपके पास ये है। सो एम ए इंटू में वी ए माइनस में यू ए, बाय में मान लीजिए टाइम लगा टी, टी इज द टाइम ऑफ कोलिजन, ठीक है। तो ये आपके पास अब सिमिलरली सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए लग जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी। तो वो आप कैसे लिख लेंगे? एफ टी इंटू में वी बी माइनस यू बी बाय में टी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बेटा? नो No, मैम। ma'am. No, ma'am. तो रेट ऑफ मोमेंटम तो आ गई हमारे पास। अब देखिए अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ क्या होता है कि जो ए बी पे फोर्स लगा रहा है और जो बी ए पे फोर्स लगा रहा है, दे आर इक्वल इक्वल हो जाते हैं मैम। ठीक है। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एफ ए बी को क्या मैं माइनस ऑफ एफ बी ए लिख सकती हूँ? Yes, ma'am. ये मान लो बॉल ए थी, ये बॉल बी, जब ये टकराई, ठीक है, तो ए पे फोर्स लगा बी की वजह से और बी पे फोर्स लगेगा ए की वजह से, ठीक है। तो ये इक्वल एंड अपोजिट है बट डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट कर रहे हैं। तो हम एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी। अगर मान लीजिए ए पे बी की वजह से फोर्स इधर लगा है, ठीक है, तो बी पे ए की वजह से फोर्स इधर लगा है, इसलिए वो नेगेटिव साइन आया है, ठीक है। इस वजह से हम बोल रहे हैं कि सिस्टम के ऊपर कोई नेट फोर्स एक्सटर्नल नहीं है। यहां से अगर हम आगे चलें, नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या कर रहा है? डायरेक्शन इज अपोजिट। अब यहां पर देखिए एफ ए बी आप निकाल चुके हो, दिस इज एफ ए बी एंड दिस इज एफ बी ए। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही तो फोर्स है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे इसको दोनों तरफ विद दिस नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन भी हम साथ में लेंगे और इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? एम ए यू ए प्लस में यहाँ पे एक नेगेटिव आएगा, एम ए यू ए प्लस में एम बी यू बी दैट इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस में एम बी वी बी। देखो यहाँ पर आप देख भी सकते हो टाइम से टाइम कैंसिल हो रहा है। यहाँ से आएगा एम ए यू ए माइनस में एम ए, ये आएगा वी, ये आएगा यू ए दैट इज इक्वल टू माइनस एम बी
VB प्लस MB UB। ठीक है, देखिए बन रही है आपकी इक्वेशन ये वाली, ये वाला Yes, MA miss. आ जाएगा इधर और ये माइनस वाला चला जाएगा इधर, तो आपके पास ये इक्वेशन बन रही है बेटा, MA UA प्लस में MB UB इज इक्वल टू MA VA प्लस में MB VB। तो आप ये क्या बोल सकते हो, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, इसको हम PI से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, और ये वेक्टर्स है। ठीक है, दीज आर वेक्टर्स। अब इस पे आपके पास क्या आता है, सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट A एंड B is equal to sum of momentum of the two objects A and B। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है, टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स रिमेन्स अनचेंज्ड और कंजर्व प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम आ गया ना सिस्टम के लिए। इसका मतलब क्या है, आपके पास मोमेंटम कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड का मतलब पहले जितना था बाद में भी उतना ही है। टोटल की बात कर रहे हैं लेकिन हम दोनों ऑब्जेक्ट्स के साथ में, इनिशियल मोमेंटम MAUA प्लस MBUB क्या है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, MAVA प्लस में MBVB क्या है, फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। तो ये दोनों बराबर आ गए हैं, यानी ये क्या है, अनचेंज्ड है, कंजर्व्ड है। और ये कब हुआ, जब नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एनी डाउट्स? No, ma'am. No, ma'am. अब एक क्वेश्चन कर दो फिर। An object of mass 100 kg is accelerated uniformly from velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Calculate the initial and final momentum of the object and also find the magnitude of force exerted on the object. आपको क्या दे रखा है, मास दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है और टाइम दे रखा है। ठीक है, इससे आपको इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम तो निकालना बहुत इजी है, आ जाएगा। फिर सेकंड पार्ट दे रखा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। जब ये मोमेंटम चेंज हुआ 6 सेकंड में तो एक फोर्स भी तो एक्सर्ट होगा। फोर्स क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो आंसर बताइए मुझे कितना आएगा। इनिशियल मोमेंटम क्या है, 500 kg. 500 आ रहा है। ओके गुड। सीधा आपको मास को उसकी स्पीड से मल्टीप्लाई करना है। उसकी बात बताओ, फाइनल मोमेंटम 800। 800 आ गया। एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे, v माइनस u बाई टी कर दो। -u/t। Yes, ma'am. ठीक है, उससे आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा 0.5। Answer came as 50 Newton. यस, फोर्थ आपके पास क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपके पास कितना हो गया आंसर, मैम 50 न्यूटन। 50 न्यूटन। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? No, तो मैं ma'am. आपको फटाफट स्टेप बाय स्टेप दिखा देती हूँ। देखिए, मास आपको गिवन है 100 kg, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम लगा इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी होने में, 6 सेकेंड। ये सब क्वेश्चन में गिवन है। आपको निकालना है इनिशियल मोमेंटम, सिंपली मास इनटू वेलोसिटी, एंड फाइनल मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। फोर्स एक्सर्टेड थर्ड पार्ट आपको निकालना है। तो फॉर्मूला आपके पास क्या है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता है v माइनस u बाय में t। यहाँ पर आपका सोल्यूशन है। इनिशियल मोमेंटम आपके पास क्या है, मास आपके पास 100 है, u आपके पास 5 था, आंसर में आ गया 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली फाइनल मोमेंटम, मास कितना है 100, वेलोसिटी कितनी है 8, आपके पास आ गया 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन v माइनस u बाय t, ये आपका आ जाएगा 8 माइनस 5 बाय 6, यानी कि 3 बाय में 6, यानी ये हो जाएगा आपका 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स आपके पास क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आंसर आएगा 50 न्यूटन। आप इसको वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ना, चेंज इन मोमेंटम निकाल लो, आपके पास कितना होएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम 800 माइनस 500 बाय में टाइम कितना है 6 सेकेंड। 300/6. ठीक है, तो सेम आंसर आएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ।
A hockey ball of mass 200 gram traveling at 10 meter per second is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with velocity 5 meter per second. 200 ग्राम की बॉल है, 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है, हॉकी स्टिक से एक फोर्स लगा और अपने ओरिजिनल पाथ से वो वापस जाने लगी विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड. कैलकुलेट द चेंज ऑफ मोमेंटम occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. Change in momentum occurred in the motion of hockey ball by the force applied by the hockey stick. ये आपका क्वेश्चन है, कीजिए जरा सॉल्व. इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे और इसमें फिर बहुत सारे क्वेश्चंस, अराउंड 20 क्वेश्चंस एडेड हैं स्लाइड के अंदर ही आपकी प्रैक्टिस के लिए. ठीक है, ओके प्रैक्टिस करेंगे और सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है, वो आप सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं, लेकिन पहले आप सॉल्व करेंगे देन आप चेक करेंगे. फिर भी कोई डाउट रहता है देन आस्क मी. और नेक्स्ट क्लास में हम कौन सा चैप्टर करेंगे? ग्रेविटेशन. आंसर इज 3 kg meter per second. 3 kg meter per second. Yes. मैम -3 kg मीटर पर सेकंड. मैम माइनस आएगा. यस, माइनस आएगा. वेरी गुड. देखिए जरा स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं. मास 200 ग्राम है, केजी में कर लिया 0.2 केजी. इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी आपको बस थोड़ा ध्यान रखना है कितना लेना पड़ेगा. वेलोसिटीज आर वेक्टर क्वांटिटी ना, और डायरेक्शन क्या है आपके पास? अब ये स्ट्रेट लाइन मोशंस है. अगर पहले आपने 10 मीटर पर सेकेंड ऐसे लिया है तो ओरिजिनल पाथ में वापस जाने लगी तो उसको हमने क्या ले लिया? -5 मीटर. नेगेटिव. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास आ रहा है नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, तो ये थोड़ा प्लस माइनस में आप गड़बड़ करते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्वेश्चन में. अब चेंज इन मोमेंटम आप निकाल सकते हो. फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, आपको बस वैल्यूज पुट करनी है. आपके पास आंसर आ जाएगा -3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करेंगे. यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए बेटा. Velocity time graph of a ball of mass 20 gram moving along a straight line on a long table is given in the figure. ये velocity time graph है, बॉल का मास कितना है? 20 ग्राम, moving on a straight line. How much force does the table exert on the ball to bring it to rest? अब वो रेस्ट पे किस वजह से आएगी? फ्रिक्शन की वजह से आएगी. तो टेबल एक्सर्ट कर रहा है वहां पर फ्रिक्शन फोर्स, उसको रेस्ट पे लाने के लिए. तो वो आपको फोर्स निकालना है कि कितना होगा. अब आपको फोर्स से ये तो दिमाग में आ रहा होगा कि मास चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए. बॉल का मास तो गिवन है, एक्सेलरेशन तो गिवन नहीं है. सो क्या आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते? यस मैम. Yes. मैम -0.04 न्यूटन. -0.04. दोबारा चेक करो कैलकुलेशन. यस मंताशा. Yes, ma'am. -0.04 newtons. यस मैम -0.04 न्यूटन. अच्छा चलो चेक करते हैं आंसर. देखिए हमें क्या क्या गिवन है. मास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी. इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं हम लोग. देखिए मास ऑफ बॉल 20 ग्राम किलोग्राम में कर लिया, 0.02 kg आ गया. इनिशियल वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है. ठीक है, सो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में, 0.2 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है? वो रेस्ट पे आ रही है. अब आप ग्राफ से भी देख सकते हो. देखो टाइम जब 0 है तो आपके पास यहाँ कितनी दिखा रखी है? 20. और यहाँ पर जब टाइम 10 है तो आपके पास कितना आ रहा है यहाँ पे? 0. ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड. टाइम टेकन इज 10 सेकेंड. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द बॉल, मास इंटू एक्सेलरेशन से निकल जाएगा. ठीक है, मास आपके पास कितना है?
0.02 एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन हमारे पास फॉर्मूले से निकल जाएगा, या आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट पता है, 2 पॉइंट से आप स्लोप भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास v माइनस यू बाई में t, तो आपके पास ये आएगा एक्सेलरेशन माइनस 0.02। जैसे ही आप इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे आपके पास 0.02 इंटू माइनस 0.02, तो ये आएगा आपके पास माइनस 0.0004। तो छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है आपकी, समझ में आ गया कहाँ गलती करी है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। सो आई वॉन्ट यू टू ट्राई रिकॉइल वेलोसिटी न्यूमेरिकल, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, और नेक्स्ट क्लास में मैं उसी क्वेश्चन से शुरू करूंगी, और देन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग दैट ग्रेविटेशन पार्ट। ओके, ये वाला क्वेश्चन आप करके आएंगे बेटा। From a rifle of mass 4 kg, a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 35 meter per second. Calculate recoil velocity of the rifle. और एक combined velocity पे भी न्यूमेरिकल आता है। तो ये 2 क्वेश्चन है, ये आपके एडेड है, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये तो आपको पक्का करना है। और मैं एक क्वेश्चन और दिखाती हूँ आपको जो आपको करके आना है। हाँ जी, ये आप एक क्वेश्चन करके आएंगे। Two objects each of mass 1.5 kg are moving in the same straight line but in opposite direction. Velocity दे रखी है आपको, और collision के बाद they stick together. Then what will be the velocity of the combined object after collision? ये 2 क्वेश्चन से हम अगली क्लास शुरू करेंगे, देन हम लोग ग्रेविटेशन डिस्कस करेंगे। क्लियर है सबको? मैम Yes, नोट ma'am. डाउन कर। Yes, ma'am. हाँ, ये नोट डाउन कर लो। वैसे मैं आपको ये पीपीटी अभी शेयर कर दूंगी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे आप प्रैक्टिस करो, और कोई डाउट आता जा रहा है तो मुझसे पूछते जाना। ओके मैम। इस पे हम फिर और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप इसको पढ़ चुके हो। हम आपके बोर्ड वाले चैप्टर शुरू कर देंगे, ठीक है।